Assalamualaikum. Welcome to the Software Verification and Validation course in lecture number 3. And we discussed the chapter number 8 of the textbook in software testing. लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली इंस्पेक्शन और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात की थी। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हमने अंडरस्टैंड किया था। और इंस्पेक्शन भी ज़रूरी है और टेस्टिंग भी ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें हमने कहा था कम्प्लीमेंट्री हैं। इनमें से हम अगर ये कहें कि जी हम सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन नहीं करते तो फिर उसका नुकसान क्या होगा, इस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया था लास्ट लेक्चर में। और फिर इनका कंपैरिजन भी हो गया और इसके एडवांटेजेस इंस्पेक्शन के देखे थे। आज हम आगे चलते हैं और फर्दर जो हमारे टॉपिक्स हैं जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग क्या होती हैं। पहली जो स्टेज होती है वो डेवलपमेंट टेस्टिंग की होती है। इसमें बेसिकली टेस्ट हम सिस्टम को या प्रोजेक्ट को जब बना रहे हैं उस दौरान जो भी काम आप करेंगे उसको बनाने के हवाले से, डेवलप करने के हवाले से हम हर चीज़ को टेस्ट करेंगे। उसमें से बग्स को और डिफेक्ट्स को डिस्कवर करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट्स के अंदर कोई गलती आ रही है तो उसको डिस्कवर करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के हवाले से कोई गलती आ रही है तो उसको हम डिस्कवर करेंगे। अगर डिज़ाइन करने के हवाले से कोई गलती आ रही है तो उसको हम टेस्ट आउट करेंगे। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट टेस्टिंग भी कहलाती है, वेयर द सिस्टम इज़ टेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टू डिस्कवर द बग्स एंड डिफेक्ट्स। के डेवलपमेंट के दौरान टेस्ट किया जाए सिस्टम को और उसमें से बग्स और डिफेक्ट्स वगैरह जो है वो तलाश किए जाएं। उसके बाद जो अगली टेस्ट होती है उसको रिलीज़ टेस्ट कहते हैं। ये स्टेज जो है वो बुनियादी तौर पर एट द एंड ऑफ द डेवलपमेंट होती है, यानी आज प्रोडक्ट मुकम्मल हो चुका है, अब आगे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले यानी इम्प्लीमेंट करने से पहले टेस्ट किया जाएगा। यानी यूज़र को प्रोडक्ट डिलीवर करने से पहले हम खुद टेस्ट करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो वाकई तौर पर ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट्स वगैरह हैं तो उनको हम डिटेक्ट करें और सामने लेके आएँ। वेयर द सेपरेट टेस्टिंग टीम टेस्ट ए कंप्लीट वर्जन ऑफ द सिस्टम बिफोर इट इज़ रिलीज टू यूज़र। कि यूज़र को रिलीज़ करने से पहले हम खुद टेस्ट करेंगे सिस्टम का और उसमें से अगर कोई एरर्स हैं, डिफेक्ट्स हैं तो उनको वहीं पे डिटेक्ट करके रिमूव किया जाए, बजाय कि जी वो वहाँ जाके यूज़र्स के पास डिफेक्ट्स निकल रहे हों, क्लाइंट के पास निकल रहे हों, जो कि हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को भी डिग्रेड करेगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडर्ड को भी डिग्रेड करेगा। और तीसरा जो टेस्ट या स्टेज होती है वो यूज़र टेस्टिंग है, या इसको एक्सेप्टेंस टेस्ट भी कहते हैं, एक्सेप्टेंस। तो यूज़र टेस्टिंग बेसिकली प्रोडक्ट जाके इंस्टॉल कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और यूज़र की साइट पे जाके वो टेस्टिंग होती है। यानी यूज़र उसको टेस्ट करता है कि सिस्टम को डाटा देता है, यानी प्रॉपर इन्वायरमेंट में जाके इंस्टॉल कर दिया जाएगा और फिर वो चेक करेंगे कि प्रोडक्ट जो है वो ठीक बना है या नहीं बना। अगर उस स्टेज पे भी कोई एरर निकल आता है तो फिर कंपनी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसको ठीक करे। तो ये बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं टेस्टिंग की: डेवलपमेंट टेस्टिंग, रिलीज़ टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन यूज़र टेस्टिंग। तो ये 3 तरह की टेस्टिंग यूज़ करते हैं। तो अब हम आगे इस चैप्टर में स्टार्ट करने लगे हैं डिटेल के साथ, वो है डेवलपमेंट टेस्टिंग। Development testing include the all testing activities that are carried out by the team developing the system. Development testing कौन करेगा? Basically development testing वही लोग करेंगे जो काम कर रहे हैं, या उसके लिए हम स्पेशल टीम बना देते हैं कि ये टेस्टिंग करेंगे। तो डेवलपमेंट टीम में रिक्वायरमेंट्स की ज़ाहिर है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग हो रही है, रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंदर डाटा गैदर हो रहा है और ये सारी चीज़ें इनको टेस्ट आउट करना, डिज़ाइन की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें टेस्टिंग करना, फिर आगे प्रोग्राम लिखा जाता है उसकी टेस्टिंग करना,
इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी उसकी टेस्टिंग करना, ये सारा डेवलपमेंट टेस्टिंग है। डेवलपमेंट टेस्टिंग बुनियादी तौर पर 3 तरह की होती है, जिसमें सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग जिसको कहते हैं। यूनिट टेस्टिंग वेयर द इंडिविजुअल प्रोग्राम यूनिट और ऑब्जेक्ट क्लासेस आर टेस्टेड। इसमें प्रोग्राम के किसी एक हिस्से को टेस्ट किया जाता है और वो हिस्सा एक क्लास भी हो सकती है। जैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने एक प्रोजेक्ट के अंदर कई क्लासेस बनाई होंगी, हर क्लासेस को इंडिविजुअली टेस्ट करना है और देखना है कि उसमें क्लास के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सही तरीके से ऐड किए हैं आपने, कोई ऐसा एट्रीब्यूट या करैक्टरिस्टिक्स तो ऐड नहीं कर दिया जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के बरक्स हो। और दूसरी चीज़ जो चेक करेंगे कि बिहेवियर यानी मेथड्स वगैरह जो आपने क्लास के लिखे हैं वो सही लिखे हैं, उनकी प्रोटोटाइप सही लिखी है। ये सारी चीज़ें बेसिकली सिंटैक्टिकली भी देखी जाती हैं और सेमेंटिकली भी देखी जाती हैं कि ये कैसे होती हैं। उसके बाद कंपोनेंट टेस्टिंग होती है। यूनिट और कंपोनेंट दोनों एक ही इसका जो मफहूम है आपके सामने एक ही हो रहा है, वो यूनिट और कंपोनेंट एक हिस्से को ही कहते हैं। यूनिट टेस्टिंग बेसिकली एक बहुत छोटा हिस्सा आप कह सकते हैं जिसको हम क्लास या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, लेकिन जो कंपोनेंट होता है वो बेसिकली ओवरऑल सिस्टम अगर 5 हिस्सों में तकसीम होता है तो उसको हम कहते हैं कि हर हिस्से को कंपोनेंट कहेंगे। कि हर कंपोनेंट यानी 4 हिस्से हैं, 10 हिस्से हैं, तो उन 10 हिस्सों में से हर हिस्से को टेस्ट करना कंपोनेंट टेस्टिंग है। फिर हर हिस्से की टेस्टिंग के बाद इस चीज़ की टेस्टिंग भी की जाती है कि वो क्योंकि अब 5 हिस्सों में हमने या 10 हिस्सों में तकसीम किया है तो इंडिविजुअली तो वो कंपोनेंट हैं लेकिन उन्होंने काम तो इकट्ठे करना है, तो इंटीग्रेशन जब उनकी होगी तो क्या वो काम सही करेगा, कम्युनिकेशन उनकी आपस में कैसे होगी ये टेस्ट करना, इंटीग्रेशन आपस में कैसे होगी ये भी इसी सिनेरियो में देखा जाता है। वेयर द सेवरल इंडिविजुअल यूनिट्स आर इंटीग्रेटेड टू क्रिएट द कंपोजिट कंपोनेंट, यानी एक कंपोजिट कंपोनेंट बनाने के लिए हमें कई यूनिट्स को आपस में इंटीग्रेट करना पड़ता है। द कंपोनेंट टेस्टिंग शुड फोकस ऑन द टेस्टिंग कंपोनेंट इंटरफेस, यानी अब ये देखा जाता है कि अगर ये एक्स कंपोनेंट है इसका जो इंटरफेस है, अब ज़रूरी ये हो सकता है कि इसका इंटरफेस कंपोनेंट वाई इस्तेमाल कर रहा हो। इंटरफेस का मतलब ये है कि भाई इस कंपोनेंट को यूज़ तो आप करेंगे ना, उस यूज़बिलिटी का जो इंटरफेस है वो हम टेस्ट करेंगे। तो हो सकता है वो इंडिविजुअली इस्तेमाल हो रहा हो सकता है कि कंपोनेंट वाई उसको यूज़ कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि वाई और जेड दोनों एक्स कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी मतलब लेवल के ऊपर जाके हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं। तीसरा और आखिरी जो है वो है सिस्टम टेस्टिंग, वेयर द सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सिस्टम आर इंटीग्रेटेड एंड सिस्टम इज टेस्टेड एज ए होल। अब क्योंकि हमने कंपोनेंट लेवल पे तो टेस्टिंग कर ली है, अगर वो सक्सेसफुली हो चुकी है तो फिर हम आखिर में सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, उन तमाम कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं और फिर ओवरऑल सिस्टम को टेस्ट करते हैं कि जी अब क्या ओवरऑल सही रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर सही आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहे तो फिर जाहिर है उसमें कोई ख़राबी है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, उसमें कोई इन्हांसमेंट करनी है तो वो की जाए। और सिस्टम टेस्टिंग शुड फोकस ऑन द टेस्टिंग कंपोनेंट इंटरेक्शन। बेसिकली ये भी इसका मकसद है कि वो तमाम कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, इस चीज़ को भी टेस्ट करना ज़रूरी है। कि भाई सिस्टम टेस्टिंग का मकसद एक ये भी होता है कि अगर हमने इंटीग्रेट कर दिया सारे कंपोनेंट्स को, अब हम ये देखेंगे क्या ये इन तमाम कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्शन सही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई इंटरेक्शन गलत किस्म की हो रही है या कोई एक इंटरेक्शन कर रहा है तो दूसरा उसको रिस्पांस नहीं दे रहा या टाइमली रिस्पांस नहीं दे रहा। ये सारी चीज़ें हमने टेस्ट आउट करनी होती हैं। अब आगे यूनिट टेस्टिंग को हम डिटेल से देख लेते हैं। यूनिट टेस्टिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट इन आइसोलेशन। अब इंडिविजुअली मतलब सेपरेटली हमने हर हिस्से को टेस्ट करना है। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि क्लास और ऑब्जेक्ट, यानी अगर आपने एक क्लास
बनाई है तो उस यानी 15 क्लासें आपने बनाई हैं, तो उसमें से हर क्लास को इंडिविजुअली टेस्ट करना है। अब उस टेस्ट में क्या होगा, उस टेस्ट में क्लास में ये करेंगे, देखेंगे कि वहाँ पे जो एट्रीब्यूट हैं, जो आपने फील्ड्स इस्तेमाल की हैं या एट्रीब्यूट या करैक्टरिस्टिक या जो भी आप उसको कहते हैं, वो ठीक लिखे हैं आपने, मेथड सही लिखे हैं उस क्लास के। मेथड्स भी अब आगे कई तरह के होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनको देखना, डिस्ट्रक्टर है तो उसको देखना। तो इट इज़ द डिफेक्ट टेस्टिंग प्रोसेस, इसमें बेसिकली वही डिफेक्ट को तलाश करना होता है। इंडिविजुअल फंक्शन और मेथड विद इन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लासेस विद सेवरल एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स एंड कंपोनेंट composite component will define the interface used to access their functionality। अब बाद औक़ात कुछ क्लासेस होती हैं वो अपने इंटरफेस एक्सपोज करती हैं कि अगर हमने इस्तेमाल करना है तो ये उसका इंटरफेस है, उसको टेस्ट करना। तो ये अब सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बार बार उसको अब क्या बताएं आगे, मतलब सारी चीज़ें बता चुका हूँ इंडिविजुअल एग्जांपल के ज़रिए कि एक क्लास को, एक क्लास के अंदर करैक्टरिस्टिक्स को, क्लास के अंदर मेथड को, इनको इंडिविजुअली मैं टेस्ट करूँगा, तभी ये यूनिट टेस्टिंग होगी। अब वही बात कि ऑब्जेक्ट क्लास टेस्टिंग क्या होती है। कंप्लीट टेस्ट कवरेज ए क्लास इन टेस्टिंग द ऑल ऑपरेशन एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के साथ जो मेथड्स हैं, उसके बाद गेटर और सेटर मेथड देते हैं, तो उनको चेक करना कि प्रॉपर वैल्यू सेट हो रही हैं, प्रॉपर वैल्यूज़ गेट हो रही हैं। एक्सरसाइजिंग द ऑब्जेक्ट इन ऑल पॉसिबल स्टेट्स, हर ऑब्जेक्ट की हमने स्टेट को चेक करना होगा कि अगर फ़र्ज़ करें इसका XYZ ऑब्जेक्ट है तो इसकी नॉर्मल स्टेट क्या है, एबनॉर्मल स्टेट क्या है। ऑफ कोर्स उसमें अगर कोई डाटा देने की ज़रूरत है तो वो भी दे के हम चेक करेंगे कि जी ये प्रॉपर तरीके से स्टेट में है ऑब्जेक्ट या नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें एरर आएगा तो ये ऑब्जेक्ट किस स्टेट में होगा, उसका फिर कोई हमने एक्सेप्शन मैनेजमेंट की है। ये सारी चीज़ें बेसिकली कोडिंग से रेलिवेंट हैं, तो ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इनहेरिटेंस मेक्स मोर डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन ऑब्जेक्ट क्लास टेस्ट दैट इंफॉर्मेशन कैन बी टेस्टेड इज़ नॉट लोकलाइज्ड। देखें, अगर आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और ऑफ कोर्स हो भी रही होगी क्योंकि इसके बगैर रीयूजेबिलिटी नहीं आती। रीयूजेबिलिटी अचीव करने के लिए हम इनहेरिटेंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और जब आप एक क्लास के अंदर अगर बैठे हुए हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो अगर इनहेरिटेंस हुई है तो जाहिर है उसका ताल्लुक उस क्लास के अंदर तो नहीं रहेगा कि अगर मैं कहूँ कि जी ये एक ही क्लास है और उसी को ही मैं चेक करते रहूँ बार बार, ऐसा तो नहीं होगा। और ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरी क्लास हो जो इससे इनहेरिट हो। ऑफ कोर्स हमें फिर जो इससे, क्योंकि वो इनहेरिट हो रही है क्लास, तो ड्राइव क्लास को भी जाके मैं चेक करूँ। अब ऐसा हो सकता है कि आगे फिर वो एक बेस क्लास बन रही हो और उससे कोई और आगे इनहेरिट हो रही हो क्लास, मल्टीपल इनहेरिटेंस जिसको कहते हैं। अगर वो शामिल हो गया तो उसके लिए फिर ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो टेस्टिंग के अंदर भी मुश्किलात आएंगी और उसमें ज़ाहिर है अगर हम इनहेरिटेंस इस्तेमाल करेंगे तो हमें यानी बेस लेवल पे भी जाके टेस्ट करना है, ड्राइव्ड लेवल पे भी जाके टेस्ट आउट करना है, तभी टेस्ट मुकम्मल होगा। अब आप यहाँ पे एक केस स्टडी जो पिछले कोर्स में भी मैंने स्टार्ट की थी, और वही केस स्टडी हम अब टेस्टिंग में भी देखेंगे, जो कि वेदर स्टेशन है। तो वेदर स्टेशन की ये क्लास आप पहले देख चुके हैं, हमने ये पिछले कोर्स में बनाई थी, और जब हम क्लास डायग्राम बना रहे थे उन दिनों में। तो यहाँ पे अब आप देखें कि ये इसका आइडेंटिफायर है, यानी ये तो इसका है करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और बाकी नीचे सारे मेथड्स हैं। ये रिपोर्ट वेदर है, रिपोर्ट स्टेटस है, पावर सेव है, रिमोट कंट्रोल है, और रिकन्फिगर है, रीस्टार्ट है, शट डाउन है। तो ये बेसिकली कई इसके मेथड्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो वेदर स्टेशन टेस्टिंग हम कैसे करेंगे? नीड टू डिफाइन द टेस्ट केसेस फॉर रिपोर्ट वेदर, कैलिब्रेट, टेस्ट, स्टार्टअप एंड शट डाउन। तो मतलब अब हमें, क्योंकि यहाँ पे मेथड है, तो टेस्ट केसेस लिखने की ज़रूरत ये है कि हम रिपोर्ट वेदर, यानी अब ये रिपोर्ट करना एक टेस्ट केस हो सकता है, स्टेटस रिपोर्ट कैसे बनती है, पावर सेव करना, रीस्टार्ट कैसे करना, शट डाउन करना, ये टेस्ट करना है हमने बेसिकली।
Using a state model, identify the sequence of the state transition to be tested and event sequences to the cause through these transition. Basically अगर आप स्टेट चार्ट देखें या स्टेट मॉडल देखें तो उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव कर रहे होंगे, यानी एक स्टेट पे हैं, इवेंट जनरेट हुआ, वहाँ से आप दूसरी स्टेट पे गए, दूसरी पे कोई और इवेंट जनरेट हुआ तो आप तीसरी स्टेट पे गए। तो बेसिकली ये हम स्टेट मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं इस काम के लिए। तो आप देखें कि अगर शट डाउन करेंगे तो उसमें फिर रनिंग होगी उसकी स्टेट, उसके बाद शट डाउन होगा। अगर रिकन्फिगर करेंगे तो फिर उसकी रनिंग है, यानी वो रिकन्फिगर रन होगा, उसके बाद टेस्टिंग होगी, उसके बाद ट्रांसमिटिंग होगी, फिर रनिंग होगी, इसके बाद रनिंग है, कलेक्टिंग है। तो अब आप देखें कि रनिंग का मतलब यहाँ पे यही है कि एक स्टेट से आप जब कोई बटन प्रेस किया या जो भी आपने काम किया वो रन हुआ, उसके बाद फिर आप अगली स्टेट पे गए, वहाँ से फिर कुछ और आपने किया तो वहाँ से फिर आगे रन होगा, फिर आप तीसरी स्टेट पे गए। तो ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड टेस्टिंग। अब ये आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है ऑटोमेटेड टेस्टिंग। एक तो मैनुअल टेस्टिंग है जो अभी हमने आपके सामने टेस्ट केसेस बनाया भी है, आपको दिखाया है लास्ट स्लाइड में। ये तो ऑटोमेटेड टेस्टिंग जो होती है, whenever possible unit testing should be automated so the tested are run and checked without manual intervention। बेसिकली हम कोई सैम्पल डाटा नहीं देते मैनुअली, बल्कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम लिख लेते हैं या ऐसा सिस्टम बना देते हैं कोई ऑटोमेटिकली जो टेस्ट कर ले उसको और हमें रिजल्ट्स दे दे कि जी 100% सही हो गया। तो ऑटोमेटेड आजकल जो फील्ड है उसके अंदर ऑटोमेटेड टेस्टिंग बहुत ज़्यादा डिमांडेबल फील्ड है और इसके अंदर लोग बहुत अभी कम हैं। तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस फील्ड के अंदर एंटर हों ताकि आप बेहतर आगे अपने कैरियर को आगे लेके जा सकें। यू मेक यूज़ ऑफ टेस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, जैसे JUnit एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर बेसिकली हम प्रोग्राम लिखते हैं और टेस्ट केसेस को रन करते हैं, ऑटोमेटिकली वो फिर चलती हैं। मैनुअली में तो हम खुद चेक करते हैं, यानी एक बटन को दबा के खुद ही चेक कर रहे होंगे, लेकिन जो हम प्रोग्राम लिखेंगे वो उन चीज़ों को ऑटोमेटिकली देख रहा होगा। Unit testing framework provide the generic test cases that you extend to create the specific test cases. They can run all tests then you have implemented and then report। यानी आप चाहें तो एक एक टेस्ट केसेस दे के चेक ऑटोमेटिकली करें, चाहे तो आप सारी टेस्ट केसेस एक ही वक्त दे दें और फाइनली हमें वो रिपोर्ट दे दें। तो ये भी काफ़ी मतलब यूज़फुल है और इसमें टेस्टिंग बहुत फास्टली हो जाती है। और ज़ाहिर है जो चीज़ ऑटोमेटिकली हो रही है, कोई मशीन कर रही है, तो वो ज़ाहिर है उसमें कोई चीज़ रहेगी भी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है ऑटोमेशन यानी अगर कंप्यूटर कर रहा है या कोई मशीन कर रही है तो इंसानों में शायद हो सकता है कि वो गलती कर जाए। अब मैनुअल में ऐसा हो सकता है कि कोई फ़ीचर ऐसा रह जाए जिसका टेस्ट केसेस ना बनाया हो, या एक फ़ीचर का कोई टेस्ट केसेस अगर बनता था तो वो भूल गया हो। लेकिन इस स्टेज के ऊपर जो आप टेस्ट केसेस प्रोवाइड करेंगे उसके मुताबिक जो है वो ऑटोमेशन टूल जो है वो टेस्ट कर देते हैं। ऑटोमेटेड टेस्ट कंपोनेंट्स ए सेटअप पार्ट वेयर यू इनिशियलाइज द सिस्टम विद द रेस्ट टेस्ट केस नेमली द इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। यानी हमने कोई ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा कोई सेटअप बनाया जिसमें हमने टेस्ट केसेस उसको दी और इनपुट दी और फिर हम उसको रन करेंगे और फाइनली हमारे पास जो उसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आ जाएगी। और इसके अलावा एक कॉल पार्ट होता है, एक सेटअप पार्ट होता है, एक होता है कॉल पार्ट। कॉल पार्ट में वेयर यू कॉल द ऑब्जेक्ट और मेथड टू बी टेस्टेड, कि आप कौन से ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। जैसे आप फंक्शन कॉल करते हैं वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन से मेथड को कॉल करेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट को मतलब बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे, इस चीज़ को कॉल पार्ट के अंदर कैप्चर किया जाता है। और तीसरा जो पार्ट होता है वो असर्शन पार्ट होता है। यानी ये 3 पार्ट होते हैं ऑटोमेटेड टेस्टेड के, वेयर यू कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ द कॉल विद द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। यानी हमारे पास एक रिज़ल्ट मौजूद है
हमने ये मेथड कॉल किया, कॉल के बाद हमें रिज़ल्ट्स मिले, हमने इसको इस रिज़ल्ट के साथ कंपेयर करना होगा। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका मतलब है हम सक्सेसफुल टेस्ट कर चुके हैं। अगर ज़ाहिर है वो मैच नहीं करता तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली सेटअप पार्ट में हम जो टेस्ट करना हो वो डाटा तैयार करते हैं, टेस्ट केसेस तैयार करते हैं। कॉल पार्ट में हमने बेसिकली वहाँ पे जिस मेथड को हमने टेस्ट करना है उसको कॉल करते हैं, या जिस ऑब्जेक्ट को हमने टेस्ट करना है उसको कॉल करते हैं। और तीसरा असर्शन पार्ट जिसमें हम फाइनली जो रिज़ल्ट्स आते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं। चूजिंग यूनिट टेस्ट केसेस, द टेस्ट केसेस शुड बी शो दैट when used as expected, the component that you are testing does what it is supposed to do। तो यहाँ पे जिस कंपोनेंट को आप टेस्ट करेंगे उसको बेसिकली चेक किया जाता है कि उसको हम मतलब यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम एक यूनिट चूज़ कर लेते हैं, मतलब फिर उस यूनिट के लिए टेस्ट केसेस बनाते हैं और यूनिट के अंदर भी ज़ाहिर है कई फीचर्स होंगे, उन सब की टेस्ट केसेस बनेंगी। इफ़ देयर आर द डिफेक्ट्स इन द कंपोनेंट दीज शुड बी द रिवील्ड बाय द टेस्ट केसेस। तो अगर तो उस कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी या आ सकती है तो ज़ाहिर है वो टेस्ट केसेस में पकड़ी जाएगी और वहाँ पे उसको फिर हाईलाइट कर लिया जाएगा। तो ये बुनियादी तौर पर टेस्ट केसेस होती हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज लेक्चर के बुनियादी मकसद यही था कि टेस्ट केसेस कैसे बनाते हैं, और सबसे बुनियादी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने आज जो डिस्कस की है वो ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स और ऑटोमेटेड टेस्टिंग कितनी तरह की होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये हमारा फोकस था जो कि मुकम्मल कर लिया। अगले लेक्चर में फिर हम आगे फर्दर जो टेस्ट चैप्टर है इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।